गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं श्रीमती रितु अरोड़ा क्लास 12th की सिविक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग नागरिक शास्त्र का खंड अ या खंड क पढ़ रहे हैं, समकालीन विश्व राजनीति। इसके अंतर्गत मैंने आपको 6 चैप्टर पूरे कर दिए हैं। 7वां चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये आपके वर्तमान सिलेबस में से हटा दिया गया है। आपका आखिरी खंड क का आखिरी चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ये लास्ट चैप्टर है। और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप कई वर्षों से, कई क्लासेस से लगातार, मेरे ख्याल से 4th 5th से लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं और आपको बताया भी जा रहा है। वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों, प्रदूषण की समस्या, जो शायद विश्व के रहने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करती है, हर जीवधारी को प्रभावित करती है। तो विश्व राजनीति में पर्यावरण को लेकर के बहुत अधिक चिंता फैली हुई है, चिंता व्याप्त है, क्योंकि विश्व की साझी विरासत है पर्यावरण, यानी सबकी समान संपदा है, साझी विरासत है, सबकी समान संपदा है पर्यावरण। और पर्यावरण के प्रति हम सबकी बराबर की जिम्मेदारी है। कोई ज़्यादा, कोई कम जिम्मेदारी किसी की नहीं है। सबको अपने पर्यावरण का ध्यान रखना है। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वच्छ वायु में सांस लें, अगर हम चाहते हैं कि हम भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें, आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करें, तो हमें पर्यावरण का ध्यान रखना। और पर्यावरण में कोई एक बिंदु नहीं है, पर्यावरण एक बहुत बड़ा विषय है और हर पल हम पर्यावरण को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज वैश्विक राजनीति में पर्यावरण एक चिंता का विषय बन गया है। तो पर्यावरण की चिंता किए जाने के प्रमुख कारण क्या क्या है? पहला, विश्व भर में जो कृषि योग्य भूमि है अब वृद्धि नहीं हो पा रही है। जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन कृषि योग्य भूमि नहीं बढ़ रही। साथ ही उपलब्ध उपजाऊ भूमि भी अनुपजाऊ होती जा रही है बच्चों। जो उपजाऊ भी थी, धीरे धीरे उसमें फसलें उगा उगा के वो धीरे धीरे अनुपजाऊ होती चली जा रही। चरागाहों में पशुचारण समाप्त होने के कारण पशुओं को भी पर्याप्त मात्रा में आहार की प्राप्ति नहीं हो पा रही। मत्स्य भंडार भी कम हो रहे हैं क्योंकि हम धीरे धीरे पर्यावरण का शोषण कर रहे हैं। जलाशयों में जल राशि बड़ी तेजी से कम हो रही है। आपको मालूम है कि जो मीठा जल है जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, वो मीठा जल दिन प्रतिदिन कम हो रहा है और जो है भी वो भी प्रदूषित हो रहा है। आप नदियों का हाल देख लीजिए, चाहे गंगा चाहे यमुना। चूंकि आप भारत में रहती हैं तो ये नदियां हैं गंगा, यमुना, सरस्वती या महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, किसी भी नदी को उठा के देख लीजिए, सबका हाल बहुत ही बुरा है। बच्चों, वर्तमान में अगर आप आजकल चर्चा सुन रहे होंगे तो चूंकि दिवाली का समय आ रहा है और कई शहरों में भारत में पटाखे चलाने से मना कर दिया क्योंकि प्रदूषण लेवल इतना ज़्यादा है कि अगर पटाखे चलाएंगे तो उससे जो जहरीला धुआं निकलता है वो पर्यावरण को और अधिक हार्मफुल कर देगा। तो प्रदूषण में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। कृषिगत उत्पादों का स्तर भी, जब भूमि उपजाऊ नहीं रहेगी, प्रदूषित होगी, तो उत्पादन क्षमता भूमि की कम हो जाएगी। परिणाम स्वरूप उत्पादन का स्तर भी निरंतर गिरता चला जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल प्राप्त नहीं हो पाता है। वनों, किसी भी देश के 33% भूभाग पर वन होने चाहिए बच्चों। और अगर हम केवल भारत की ही बात कर ले तो भारत में 19 से 22% वन पाए जाते। तो वनों का ह्रास होता चला जा रहा है, वनों की अनियंत्रित कटाई हो रही है जिससे जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। जैव विविधता मतलब सभी जीवों के अपना एक स्थान है इस धरातल पर, और अगर कोई एक जीव
धारी समाप्त होता है, धीरे धीरे उसकी पूरी प्रजाति समाप्त होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर असर डालती है। तो हो यही रहा है, जब हम वनों को काट देंगे तो वनों पर आश्रित रहने वाले अनेक जीव जंतु धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो जो पूरी हायरार्की है, पूरे जो पिरामिड है, वो पिरामिड डगमगा जाए। आपको मालूम है कि ओजोन लेयर हमारे वायुमंडल के ऊपर पाई जाती है, और उस ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है, छेद हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अनेक प्रदूषित गैसें जो हैं, अनेक गैसेस हम ऐसे अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं जो इस ओजोन लेयर को हानि पहुंचा रही हैं। जैसे हम लोग के यहाँ फ्रिज यूज होता है बच्चों, एसी यूज होता है, इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस निकलती है जो ओजोन लेयर को बहुत अधिक हानि पहुंचाती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो ये सब कारण हैं जो हम पर्यावरण की चिंता का एक विषय बनता जा रहा है कि पर्यावरण धीरे धीरे क्यों इतना अधिक प्रदूषित होता चला जा रहा है। इस संबंध में वैश्विक मामलों से संबंधित एक समूह क्लब ऑफ रोम ने सन 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक शीर्षक की पुस्तक का प्रकाशन किया था। लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित अनेक बातों को समझाया गया था। बच्चों, जनसंख्या वृद्धि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। आपको मालूम है कि केवल जनसंख्या बढ़ने से, अधिक लोग होने से केवल उनको भोजन ही नहीं चाहिए, उनको भोजन, वस्त्र, आवास, मनोरंजन के साथ सब कुछ चाहिए। और धरती का हिस्सा तो उतना ही है, उसमें हम वृद्धि नहीं कर सकते। हम जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, अगर उतने सब में हिस्से में लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो हम या कृषि भूमि से भूमि निकाल करके उनको देंगे या वनों का हिस्सा काट करके उनको भूमि देंगे। तो कहीं ना कहीं से तो हमें सभी कार्यों के लिए, चाहे शिक्षालय बनाना हो, चाहे चिकित्सालय बनाना हो, चाहे लोगों के लिए आवास हो, चाहे मनोरंजन के साधन हो, सभी कार्यों के लिए, चाहे उद्योग खोलने हो, सभी कार्यों के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर अनेक सम्मेलनों का भी आयोजन किया। इसमें एक बहुत बड़ा सम्मेलन जो है, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। रियो डी जेनेरो पूरा नाम है उस शहर का जो ब्राजील में है। तो रियो डी जेनेरो में से रियो नाम लेकर के रियो सम्मेलन उसका नाम रखा गया। ये 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर एक केंद्रित सम्मेलन था, जिसमें विश्व के 170 देशों ने और अनेकों स्वयंसेवी संस्थाओं ने भाग लिया था, जिसमें वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर के बढ़ते सरोकारों से को इस सम्मेलन में से एक आधार मिला था। इसमें जो बातें कही गई, आवर कॉमन फ्यूचर नामक बटलैंड रिपोर्ट छपी थी। आवर कॉमन फ्यूचर मतलब हम सबका जो फ्यूचर है वो एक समान है पर्यावरण को लेकर के, इसलिए भविष्य से संबंधित बातों पर इसमें चर्चा की गई थी। रियो सम्मेलन में ये बात आगे आई कि विश्व के संपन्न एवं विकसित देश यानी उत्तरी गोलार्ध तथा निर्धन और विकासशील देश अर्थात दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के मापदंड हैं। उत्तरी गोलार्ध के देशों की चिंता का विषय ओजोन परत में छेद और वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर के है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी संबंधों को सुलझाने के लिए अधिक चिंतित थे। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में नियमाचार निर्धारित हुए और एजेंडा 21 भी पारित हुआ। इस पर धनी देश पर्यावरण के उसी रूप में चर्चा करना चाहते थे जिस रूप में पर्यावरण आज मौजूद है। वे देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो, जबकि निर्धन देशों का तर्क है कि जो देश धनी हैं वो अपेक्षाकृत जिनके देशों में औद्योगिक विकास अधिक हुआ है उनको अधिक ध्यान देना चाहिए पर्यावरण की तरफ। यदि धनी देश पर्यावरण को अधिक हानि पहुंचाते हैं तो उन्हें इस हानि की भरपाई भी करनी
चाहिए। साथ ही निर्धन देशों पर वे प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने। साझी संपदा। साझी संपदा का क्या अर्थ है बच्चों? ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति या वर्ग का आधिपत्य न होकर के, ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। इसके पीछे रख रखाव के संदर्भ में समूह के प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त होंगे। साझी संपदा में पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका की संपूर्ण क्षेत्र, समुद्री सतह, बाहरी अंतरिक्ष शामिल है। आर्थिक विकास के दौर में औद्योगिकरण, यातायात, बढ़ते वैश्विक व्यापार के रूप में इन साधनों का उपयोग किया जा रहा है और इससे गैर जिम्मेदाराना उपयोग के दौरान इसको प्रदूषित किया जा रहा है। 1980 के दशक में इस बढ़ते प्रदूषण के कारण अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज हुई। ठीक इसी तरह बाहरी अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी विभिन्न देश गैर जिम्मेदारी पूर्ण दोहन कर रहे हैं। धरती के वायुमंडल के समान यह भी औद्योगिक विकास से जुड़ा मुद्दा है। बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं उसका खामियाजा आगे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होगा। इसलिए साझी संपदा को दोहन से बचाना होगा, प्रदूषण से बचाना होगा। अंटार्कटिका क्षेत्र में सन 1959 के बाद जो प्रमुख गतिविधियां हुई उसमें प्रमुख रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य, आखेट तथा पर्यटक तक सीमित रही। लेकिन इतनी कम गतिविधियों के बावजूद इस क्षेत्र के कुछ हिस्से अवशिष्ट पदार्थ जैसे तेल के रिसाव के बाद से अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं। समुद्री सतह में समुद्र तटीय क्षेत्रों का दोहन और प्रदूषण के मुख्य रूप जो पाए जा रहे हैं वहां पर, उसमें प्रमुख रूप से मछली और समुद्री जीवों का अतिशय दोहन हो रहा है, बहुत अधिक उनका उपयोग हो रहा है। मछली और प्रॉन की बढ़ती मांग के कारण मैंग्रोव को नुकसान हो रहा है। मैंग्रोव बच्चों एक प्रकार के समुद्री वृक्ष होते हैं, उनको बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। समुद्री तटों पर औद्योगिक प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ता चला जा रहा है। उद्योगों का जो भी विषैला पदार्थ जो भी निकल रहा है, वेस्ट मटेरियल, वो सब नदियों में डाल दिया जाता है और नदियों के सहारे वो पानी आगे जाकर के समुद्रों में मिल जाता है, जिसके कारण न केवल नदियों का नुकसान हो रहा है बल्कि समुद्र तटों पर भी औद्योगिक प्रदूषण की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। भारी मात्रा में प्रदूषित जल को बिना शोधन के समुद्र में डाला जा रहा है और अत्यधिक मात्रा में मशीनीकरण कर दिया जा रहा है, जिसका परिणाम जो है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, विशेषकर उन देशों में जहां जनसंख्या अधिक है, क्योंकि मशीनीकरण के युग में जहां रोजगार के साधन कम हैं, वहां मशीनों के प्रयोग से रोजगार के साधन और ही अधिक कम हो जाते हैं। वायुमंडल में प्रदूषण का प्रमुख कारण औद्योगिकरण है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, यातायात के साधनों का बढ़ना, ये सभी प्रमुख कारण हैं और इन चीजों से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन जैसी गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जो प्रदूषण में वृद्धि कर रहा है। बाहरी अंतरिक्ष के दोहन और प्रदूषण का मुद्दा भी आर्थिक विकास और औद्योगिकरण वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। इसी की तरह जैसे अभी मैंने रियो सम्मेलन बताया, इसी तरह स्टॉकहोम सम्मेलन हुए 1972 में, जिसमें 133 देशों ने भाग लिया। बच्चों आपको मालूम है कि विश्व में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जन शून्य माना जाता है। तो जब जन शून्य है तो उस पर किसका स्वामित्व है? अंटार्कटिका महाद्वीप की विशेषताएं क्या है? अंटार्कटिका महादेशीय क्षेत्र 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और विश्व के निर्जन क्षेत्र
का 26% हिस्सा इसी महादेश के अंतर्गत आता है। यानी विश्व में जितने जितने ऐसे क्षेत्र हैं जो निर्जन हैं, यानी जहाँ लोग नहीं हैं, वहाँ उसका 26% भाग इसी के अंतर्गत आता है। स्थानीय हिम का 90% हिस्सा, धरती के स्वच्छ जल का 70% हिस्सा इसी महादेश में विद्यमान है। अर्थात यह महादेश हिम और स्वच्छ जल का भंडार है। हिम मतलब बर्फ। इसका 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर तक अतिरिक्त विस्तार समुद्र में है। सीमित स्थलीय जीवन वाले इस महादेश का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत उर्वर है और इसके कुछ पादप जैसे सूक्ष्म शैवाल, कवक, लाइकेन इत्यादि और समुद्र में जितने जीव, चाहे वो स्तनधारी हों या दूसरे, मत्स्य और तथा कठिन वातावरण में जीवन यापन के लिए अनुकूल विभिन्न प्रकार के पक्षी वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें क्रिल मछली भी शामिल है जो समुद्री आहार श्रृंखला की धुरी है और जिस पर दूसरे जानवरों को आहार निर्भर है। अंटार्कटिका महादेश का महत्व क्या है? निर्जन है तब भी क्या महत्व है बच्चों? इस महादेश में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की अत्यधिक उर्वरता के कारण इसमें क्रिल मछली और अन्य पादप व पक्षी पाए जाते हैं। यह प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रदेश में अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैस के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। इसमें लाखों वर्ष पहले से वायुमंडलीय तापमान का पता किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर स्वामित्व किसका है? स्वामित्व के संबंध में दो दावे किए जाते हैं। पहला, कुछ देश जैसे ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने अंटार्कटिका क्षेत्र पर अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया है। दूसरा, अधिकांश देशों का मत है कि अंटार्कटिका क्षेत्र विश्व की साझी संपदा है और यह किसी भी देश के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं। अंटार्कटिका क्षेत्र में पर्यावरण सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए, कुछ नियमों को अपनाया गया। ये नियम कल्पनाशील और दूरगामी प्रभाव वाले हैं। अंटार्कटिका और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण सुरक्षा के विशेष क्षेत्रीय नियमों के अंतर्गत आते हैं। सन 1959 के बाद इस क्षेत्र में गतिविधियां वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य आकेट, पर्यावरण तक सीमित रहीं, लेकिन इतनी कम गतिविधियों के बावजूद आज इस क्षेत्र में भी इस क्षेत्र का जो पर्यावरणीय गुणवत्ता है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी अवशिष्ट पदार्थ आ रहे हैं, तेल का रिसाव इत्यादि आ रहा है, जिसके कारण इसमें भी कुछ मात्रा में प्रदूषण पाया जाने लगा है। तो हमें करना क्या है बच्चों? इस प्रदूषण को रोकना है। किस प्रकार रोकना है? साझी संपदा में सब देशों की क्या क्या जिम्मेदारी है, अलग अलग जिम्मेदारी क्या है, ये अब हम लोग अगले टर्म पे पढ़ेंगे। ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। ये चैप्टर आप छोटे क्लासों से पढ़ते आए हैं। इसके आगे है पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, ये आप सभी को मालूम है। प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रदूषण के कारण क्या हैं या कारक क्या क्या हैं, किस तरह से प्रदूषण को दूर किया जा सकता है, ये आपका चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। उसमें से एक प्रश्न बच्चों जरूर आता है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट टर्म पर हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू बच्चों।